जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 11 ऑफ मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये है हमारे ज्ञान सर गाइस, और ज्ञान सर का पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। ये देखो, ये दिया गया नंबर है, इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए और पेड बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुरंत पेड बैच को ज्वाइन करो। इवन हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं हूं कमलाक्ष झा, और आज के ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। हर एक टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको लिखवाऊंगा, अलग से नोट्स बनवाऊंगा, और आपको सिर्फ फोकस करना है टॉपिक को समझने के ऊपर। तो आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग के कुछ नोट कमेंट्स जो है वो देख लेता हूं। अंजलि सिंह, वेरी गुड आंसर्स लिखे अंजलि ने। श्रेया तिवारी ने, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर्स देते रहिए। ईशा ठाकुर, वेरी गुड। प्रीति मिश्रा ने लिखा है कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो यार प्रीति, पीडीएफ जो है वो ज्ञान सर के पेड कोर्स में अवेलेबल जो है वो करवाई जाती है। ईशा ठाकुर का भी आंसर्स है, बहुत बढ़िया। प्रीति के भी आंसर्स हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आयुष गुप्ता के भी आंसर्स हैं, बहुत बढ़िया। आयुषी सिंह ने भी आंसर्स दिए हैं। सभी लोग ऐसे ही आंसर्स देते जाइए। सोनम के आंसर्स भी आए हैं। समीर ने बिल्कुल सही लिखा है कि बहुत कम लोग गवर्नमेंट टैक्स को जो है वो पे कर रहे हैं, तो इसको बढ़ाने की जो है वो आवश्यकता है। एग्जैक्टली, दैट्स वाई हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं कि जो टैक्स पेयर जो है, जो दायरे में आते हैं, तो वो एटलीस्ट इवेजन ना करें, प्रॉपर तरीके से टैक्स को जो है वो पे करें, क्योंकि टैक्स इवेजन का इशू जो है वो बहुत बड़ा है। और समीर ने भी और भी काफी सारे आंसर्स लिखे हैं, वेरी गुड यार। और सरफराज ने जो है वो एक लिखा है कि सो व्हाट अबाउट जीएसटी, इट इज कॉमन फॉर बोथ वेदर इट इज बिलियनियर और पुअर। यस, जीएसटी इज कॉमन फॉर बोथ, बट फॉर पुअर ऑब्वियसली वी हैव नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके थ्रू उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है उनको बहुत ही कम प्राइस में राशन प्रोवाइड किया जाता है, राइट, जो कि अमीरों को नहीं मिलता। किसानों के लिए एमएसपी है। और इवन जो इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, वो अगर अपना किसी भी प्रोडक्ट को हाई प्राइस में ना बेचें, उसके लिए हमारी अथॉरिटीज है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कि वो अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश ना करे, राइट। तो हमारी कंट्री के अंदर जो पुअर पीपल है उनको, उनके ऊपर हम लोग मेनली फोकस करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर, देखो, आप लोग के डाउट एंटी गवर्नमेंट के आ रहे हैं, तो उसको लेकर मैं आपको एक चीज क्लियर कर लूं कि भाई देखो, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग। गवर्नमेंट दैट मीन्स आप, स्टेट दैट मीन्स आप। पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 12 पढ़ा है ना, अनुच्छेद 12 पढ़ा है। तो आपका जो एसडीएम ऑफिस होगा वो स्टेट होगा। मतलब दैट मीन्स कि यू आर द ओनर ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। आप गवर्नमेंट अथॉरिटी बनने वाले हैं, गवर्नमेंट आप ही हैं, मतलब इन फ्यूचर। तो आप, आपकी जो चीज होती है ना, तो उसके लिए कभी एंटी नहीं होना चाहिए। ये चीज जब आप पेपर में लिखोगे ना तो ये गलत पड़ेगा। अब आप मुझे बोलोगे सर, जब जिसमें प्रॉब्लम है उसका क्या करें? तो जो प्रॉब्लम है उसको क्रिटिसाइज करने की जगह उसको सजेशन में लिखो कि वी हैव टू इंप्रूव दीज थिंग्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपको। आलोचनाएं करेंगे कॉमन मैन, और अगर आप भी आलोचना करोगे तो आप भी कॉमन मैन की कैटेगरी में हो, एडमिनिस्ट्रेटर की कैटेगरी में नहीं हो। आप अपने घर की आलोचना नहीं करते हो, आप अपनी शॉप की आलोचना नहीं करते हो, आप अपने बिजनेस की आलोचना नहीं करते हो। सेम, आपका बिजनेस जो रहेगा वो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट जॉब है इन फ्यूचर। तो ऑब्वियसली कि आपको उस चीज को जो है वो काउंटर करना है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करना है। आप भी अगर कंप्लेन करते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। कोई भी अपनी चीज के बारे में कंप्लेन नहीं करता ना, उसको सुधारने की कोशिश करता है। दैट शुड बी द माइंडसेट यू नीड टू कैरी। क्लियर? तो मेरी बात समझना, जो आपके डाउट्स आते हैं कि ऐसा क्यों, डाउट पूछो, नो प्रॉब्लम, बट क्रिटिसिज्म में नहीं, एक डाउट के तौर पर पूछो। जैसे अभी आपने लिखा कि जीएसटी को तो दोनों को ही पे करना पड़ता है, तो क्या डिफरेंस रहा? तो आप मेंशन करो ना भाई, जीएसटी ऑब्वियस सी बात है कि सबके लिए इक्वल है, राइट टू इक्वलिटी है ना हमारे यहाँ। तो ऐसा थोड़ा नहीं कि भाई कुछ लोगों के लिए जीएसटी जो है वो छोड़ देंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। या आर यू गेटिंग इट? तो वो तो हम चार्ज जो है वो कर रहे हैं। दीज आर सम टैक्सेस जो बेसिकली पे करना है अल्टीमेटली कंज्यूमर को, कोई भी चीज कंज्यूम करने के लिए, कंजम्पशन के लिए। और जब वो चीज वो पे करेंगे तो उसका जो अमाउंट होगा वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को तो मिलेगा ना। भाई कंज्यूमर को मिल तो रहा है गवर्नमेंट की सर्विसेज, बस और क्या चाहिए भाई।
गवर्नमेंट जहां पे सर्विसेज अवेलेबल नहीं है वो सर्विस अवेलेबल करा रही है। गरीब लोगों के लिए हमने राशन शॉप्स अवेलेबल करा रखे हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, है कि नहीं? किसान के लिए एमएसपी है। तो इतना क्रिटिसाइज मत करो, इसमें और रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है वो बताओ। उस माइंडसेट से चलो आप, क्योंकि यू गाइज विल गोइंग टू बी द ओनर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मालिक बनने वाले हो आप लोग भाई। तो ऐसे समझो कि गवर्नमेंट जो है वो आपकी है, आपको चलाना है सिस्टम को। तो जब सिस्टम आपका है, सिस्टम आपको चलाना है, तो उसकी खामियां की जगह उसमें सुधार क्या करना है उस पर मेनली फोकस करो। आंचल मौर्य सर, अच्छे समझ में आया, ये प्लान बहुत बढ़िया। आंचल आप भी आंसर्स देना शुरू करो। आई थिंक आपका कमेंट पहली बार आया है या बीच बीच में आप कमेंट करते हो। रेगुलर रहो, बस रेगुलर आंसर्स देने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया। सोनम शगुन वेरी गुड। पायल भारती वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, अब समय वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से सेशन को स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से जो है वो आप लोगों को सुनना है और चीजों को समझने पर फोकस करना है। एंडोगैमी, एंडोगैमी क्या होता है ये टर्म लिख लेना। एंडोगैमी, एंडोगैमी अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये पता होना चाहिए आपको। यानी अपने ही समाज, जाति, धर्म या ट्राइब के बीच शादी करना। इंडिया में ये काफी आम है। ये प्रथा अक्सर अपने सांस्कृतिक पहचानों और सामाजिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए की जाती है, लेकिन ये जेनेटिक पर्सपेक्टिव से भी काफी महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि एंडोगैमी का क्या जेनेटिक इंपैक्ट हो सकता है और किस तरह ये हेल्थ पर असर डाल सकती है। तो एंडोगैमी की डेफिनेशन, तो ये वो प्रथा है जिसमें लोग अपने स्पेसिफिक ग्रुप यानी कि जाति, धर्म, ट्राइब के अंदर ही शादी करते हैं। ठीक है, लिख लेना ये वाला पॉइंट। इंडिया में ये प्रथा सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए है, वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए और रीति रिवाजों को फॉलो करने के लिए होती है। इसका अपोजिट जो होता है वो एक्सोगैमी होता है, जिसमें लोग अपने ग्रुप के बाहर शादी करते हैं। एंडोगैमी जेनेटिक डाइवर्सिटी को लिमिट कर देती है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। तो अब कुछ चीजों के बारे में पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर अपन इस आर्टिकल पे पढ़ेंगे। ठीक है, आपने एंडोगैमी क्या होता है, एक्सोगैमी क्या होता है, ये समझ लिया जो इसका टाइटल था। अब सुनना, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब एक कम्युनिटी में शादियां एक ही जीन पूल के अंदर होती हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर जो हार्मफुल जीन्स होते हैं उस कम्युनिटी में ज्यादा स्प्रेड होते हैं। मेरी बात समझना आप। अगर एक सिंगल ग्रुप में ही शादियां हो रही है, ऑफस्प्रिंग्स एक सिंगल ग्रुप से ही निकल के आ रहे हैं, तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है। और इस जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होने के कारण कुछ ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो उस फैमिली के बच्चों में जो है वो, या फ्यूचर जनरेशन में जो है वो आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीन्स जो होगा वो अपने अलग अलग ट्रेट जो है वो रिलीज करेगा ना। ऑब्वियस सी बात है, अब उसको इंटरमिक्स करने के लिए दूसरी जगह से कोई डाइवर्सिटी मिल नहीं रही, तो उसी की जो प्रॉब्लमेटिक जीन्स है वो आगे फॉरवर्ड करेगा। इस तरीके से चीजों को समझो। अभी भी नहीं समझ में आई, अभी आगे समझ में आएगी। जब जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है, ठीक है, जब जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है, यानी कि ऐसा समझो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो बस आपस में ही शादियां कर रहे हैं, आपस में ही, मतलब एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में बच्चे जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वो दूसरों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे, दूसरे जीन्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे, तो ये बड़ा हार्मफुल हो सकता है। इसका मतलब है कि रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर जो हार्मफुल जीन्स होते हैं उस कम्युनिटी में ज्यादा स्प्रेड होते हैं। तो जब जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है तो ये कम्युनिटी को एनवायरमेंटल चेंज या नई बीमारियों के लिए अडाप्ट करना मुश्किल कर देती है। अब इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इन ब्रीडिंग, जो कि एंडोगैमस कम्युनिटी में काफी कॉमन है, इससे जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाता है। इस प्रकार के जेनेटिक डिजीज कई बार सामाजिक ग्रुप की स्पेसिफिक डिजीज बन जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मेरी खुद की लाइफ से जुड़ा है, वो है एनकालूजिंग स्पॉन्डिलिटिस। ये एक प्रकार का अर्थराइटिस है। अगर आप में से मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं काफी पुराने समय से, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जब मैं 2019 में पढ़ाया करता था, 18 19 17 में, तब मेरी कंडीशन ये थी। उस समय तो मतलब आजकल तो व्यूज नहीं आ रहे हैं हमारे, उस समय 10,000 व्यूज हर एक मेरे वीडियोस पर रहते थे, मिनिमम 10,000 20,000 व्यूज जो है वो जाते थे। और उस समय
ओनली करंट अफेयर चैनल था हमारा, उस पर मैं पढ़ाता था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। तो मेरी हालत ऐसी होती थी कि स्टूडेंट्स खुद मुझे मना करते थे कि सर एक दो दिन का रेस्ट ले लो आप। मैं बात नहीं कर पाता था, पढ़ा नहीं, मतलब बीच में पढ़ाते पढ़ाते एकदम से मुझे तेज दर्द होने लगता था। मैं लेट कर पढ़ाता था स्टूडेंट्स को। आज की डेट में आप लोगों की दुआओं के कारण, स्टूडेंट्स की दुआओं के कारण मैंने इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है। और ये प्रॉब्लम ऐसी है, आपको मैं लिटरली बता रहा हूं। इस पर मेरा एक प्रॉपर वीडियो है 30 मिनट का, जिसमें 1 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। मुझे ये एंगलूजिंग स्पॉन्डिलिटिस 2008 में डायग्नोज हुई थी, और 2014 में जिस डॉक्टर ने डायग्नोज की थी मुझे ये बीमारी, उसके पास मैं व्हील चेयर में गया था और मम्मी पापा के साथ, और डॉक्टर से मैंने पूछा कि सर कुछ भी कर दो, मेरा ये दर्द खत्म कर दो। तो आपको पता है वो डॉक्टर क्या बोलता? मंगल ग्रह जाओ, मंगल ग्रह में तुम्हारा इलाज होगा। ऐसे तो आने, मुझे गुस्सा तो बहुत आई थी, मन कर रहा था कि निकालूं पिस्टल और गोली मार दूं इसको मैं। बट ठीक है, इट्स ओके। पिताजी थे साथ में, और हालत भी नहीं थी उस समय, व्हील चेयर पे थे। फिर उसके बाद सिचुएशन लाइफ की ऐसी आई कि वही 2018-19 का टाइम पीरियड, कि मैं कंप्लीटली बेड पे चला गया। हिल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत दिन भर दर्द में रहता था, फ्रस्ट्रेटेड था। फिर आप में से ही एक स्टूडेंट है मेरी, प्रीति करके, जो मुझे यहीं पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे मिली थी। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। कुछ थेरेपीज उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराई, उससे मुझे काफी रिलीफ मिला यार। काफी ज्यादा रिलीफ मिला। और आज की डेट में आई एम ट्रीटिंग अदर पीपल कि कैसे इस पेन को खत्म करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी एक अलग सामाजिक सेवा मैं करता हूँ। ये भी एक मेरी एक्टिविटी में इंक्लूडेड है, कि जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो काफी रेयर है, लोगों को होती नहीं। और एंड डू यू नो कि इस प्रॉब्लम के कारण जर्मनी से मुझे इंजेक्शन्स लगते थे, जर्मनी से इंजेक्शन्स इंपोर्ट कराते थे हम लोग, और जॉनसन एंड जॉनसन वो इंजेक्शन था। उस एक इंजेक्शन की कॉस्ट थी 41,000, 41,000, और मुझे 12 इंजेक्शन लगे थे। और उन 12 इंजेक्शन ने मुझे 6 महीने के लिए दर्द फ्री किया, फिर से मैं दर्द में आ गया। मेरे घर पे रात में एम्बुलेंस आती थी मुझे नींद के इंजेक्शन देने के लिए, सुलाने के लिए, कि मैं सो पाऊं। सो आई वॉज इन सीवियर, मतलब आप बोल सकते हो ना कि जो जिसमें इवन मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था, या तो 2020 में मेरा पेन रहेगा या तो मैं रहूंगा। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था। मैं आज की डेट में आप लोग को जो मोटिवेशन देता हूं ना, कि ये सुसाइड उसाइड कमजोर लोग करते हैं, आई वॉज इन दैट पर्टिकुलर ट्रॉमा, कि मैं मरने के लिए रेडी था उस समय। और मैंने बोल दिया था घर में क्लियरली कि भाई मुझे माफ करो, मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं इस दर्द में रह नहीं पाऊंगा, मेरे लिए मरना ज्यादा बेटर था वो दर्द से। तो सोचो आप, कुछ कर नहीं पाए इंसान, हिल नहीं पाए, चल नहीं पाए। सोशल मेरा स्ट्रक्चर पूरा खराब हो गया था, बाहर मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हालत खराब। बट फिर भी हिम्मत नहीं हारी, एक्टिविटीज पर फोकस किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर फोकस किया। इसलिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं, क्योंकि मेरी लाइफ खुद इसके ऊपर बेस्ड है। आप लोग भी फॉलो करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, बहुत बड़ी चीज है, इससे सब कुछ हासिल हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस आपकी मेहनत, डिसिप्लिन और कुछ थेरेपीज निकाल सकते हो। तो ये जो न्यूज में बताया जा रहा है ना अभी आपको, देखो ये अभी आएगा एनकलूजन, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनकलूजन स्पॉन्डिलिटिस, ये अर्थराइटिस है एक प्रकार का। ये मुझे हुआ था, और मैं इस प्रॉब्लम से निकला हूं, लोग निकले नहीं, इस प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो आपके अंदर अगर दृढ़ शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या है भाई, मैं मौत से निकल के आया हूं, तो सोचो आप। और उस प्रॉब्लम से, जो जिस प्रॉब्लम में मैं उठ नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता था, आज की डेट में मैं दौड़ता हूं। ज्ञान सर के पास गया था मैं मिलने, तो दिल्ली में, तो उन्होंने खुद, वो खुद परेशान हो गए थे मुझे देख के कि अरे यार तुम बहुत बुरी कंडीशन में हो यार कमलाक्ष। तो वो कहानी, तो मैं उस पेनफुल सिचुएशन से आज की डेट में उस सिचुएशन में हूं कि आई कैन डू एनीथिंग, वॉट एवर यू टेल मी। हाँ, बॉडी के पोस्चर पे मुझे काम करना अभी भी जरूरी है। बट बॉडी का पोस्चर की क्या हुआ है कि इसने मेरी स्पाइन को रहे वो फ्यूज कर दिया। बट मैंने कभी हार नहीं मानी। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग बिकॉज मैं जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर कर आज की डेट में इतने सारे आईएएस आईपीएस को निकाल रहा हूं, ट्रेन कर रहा हूं, तो आप अगर फिट एंड फाइन हो और नहीं भी हो, अगर आपको कोई पेन नहीं है, हल्की फुल्की भी प्रॉब्लम है, तो उसको इग्नोर करो बॉस, अपने गोल्स पर फोकस करो। एक टाइम पर मैं भी जिंदगी से हार गया था यार, फिर मैंने अपनी जिंदगी को एक लास्ट मौका दिया, कि साला ऐसी की तैसी 1 साल में चाहे जो करते मैंने वो करूंगा, बट अगर ये नहीं हो पाए तो आई बी गॉन। तो दो अपने आप को मौका, बोलो अपने आप से, चाहे कुछ भी हो जाए, 2026 में मुझे ऑफिसर की रैंक जो है वो चाहिए, साला मैं एक दिन और रात एक कर दूंगा। बट वो दिन और रात एक करना जरूरी है। अगर दिन और रात एक नहीं करोगे और सोचोगे कि ऐसी हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है गुरु। समझ रहे हो?
तो ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है। अब आते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस पे। ये अर्थराइटिस की एक फॉर्म है जो आंध्र प्रदेश के रेड्डी कम्युनिटी में ज्यादा देखी जाती है। ये कंडीशन जेनेटिक इनब्रीडिंग की वजह से है, कॉमन हो सकती है, मुझे भी डॉक्टर ने बोला था। बट अभी भी इसका ना कोई इलाज है, ना डॉक्टर्स इसके बारे में फुल एंड फाइनल बता सकते हैं कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, मेरे परिवार में जिन लोगों को अभी तक मैंने देखा है, मेरे पापा ने देखा है, मेरी दादी ने देखा है, या दादी ने देखा था और नानी ने देखा है, तो उन लोगों ने तो मना किया कि घर में परिवार में हमारे किसी को नहीं है। बट क्या होता है, जीन से भाई है। ये क्या पता इस जनरेशन में नहीं, आज से 10 10 पुरानी जनरेशन के ऊपर किसी को, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर टिपिकल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड यहाँ पर, और गांव साइड की अगर बात करें, तो वहां पर जाति प्रथा और ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा है यार। इवन आज भी, जैसे मैं कई बार आपको बोलता हूँ, मैंने अपनी खुद की फैमिली में देखा है ये कास्ट सिस्टम, रिजिड सिस्टम। तो यस, इट कैन बी पॉसिबल, हम साइंस पढ़ रहे हैं, इट कैन बी पॉसिबल कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को आप ब्लॉक करोगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो आने वाली जनरेशन के बच्चों में हो सकती हैं। एंड आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल जो आपके सामने इस चीज को पढ़ा रहा है लाइव। और मैं तो वैसे भी लाइव एग्जाम्पल्स पर ज्यादा बिलीव करता हूं। तो आंध्र प्रदेश की रेड्डी कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को रही। तो आपको आज के लेक्चर में क्या समझ में आया कि एंडोगैमी एंडोगैमी कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ये जो एक ही समाज, जाति, धर्म, ट्राइब के बीच में जो शादी की जा रही है, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी को ब्लॉक किया जा रहा है, तो उसके कारण काफी सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। और एक एग्जांपल रेड्डी कम्युनिटी का आया एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस को लेकर। बहुत भटका हूं मैं इस प्रॉब्लम के चक्कर में यार। दिल्ली के मान के चलो, बॉम्बे का जसलोक हॉस्पिटल, दिल्ली के अंदर गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली में एक BLK करके हॉस्पिटल है काफी फेमस, वहां पर मेरे रिम्यूटोलॉजिस्ट थे। वहां जाकर तो मुझे पता लगा दिल्ली की, भाई इसका एक अलग डॉक्टर होता है जिसको बोलते हैं रिम्यूटोलॉजिस्ट, जो इसका पूरा वो करता है ट्रीटमेंट। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, बट कि मैं तो अपने फैमिली को बोलूंगा भाई, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया ऑलमोस्ट मेरे पूरे इलाज में। कुछ नहीं तो 10 सालों में कम से कम 30 लाख रुपए खर्च हुआ होगा, कम से कम 5 6 लाख रुपए की तो मेरे डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस थी यार। मतलब उतने बड़े पेपर्स हैं, इतनी बड़ी फाइल है, 5 6 लाख रुपए सिर्फ डॉक्टर से बात करने के लिए दिए हम लोगों ने। इतने डॉक्टर से मिले, सोच लो। फिर अल्टीमेटली आपका विल पावर ही होगा जो आपको सब कुछ करवा देगा। मैं इस बीमारी से निकला हूं, आप इस एग्जाम को निकाल लोगे, बस अपने ऊपर विश्वास रखो, देखना एग्जाम निकलेगा। तो प्रीलिम्स में आपसे एंडोगैमी और इनब्रीडिंग की जेनेटिक इंपैक्ट के बारे में पूछा जाएगा। मेंस में इस टॉपिक को एथिकल और पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये बस इतना ही टॉपिक था जिसमें आपको समझना था कि एंडोगैमी जो है वो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अंतर जातीय विवाह, जिसको एंडोगैमी कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो बस यही था पूरा टॉपिक। एंडोगैमी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जो आपने लिख ली। तो रिसर्च ने एनालाइज किया था 281 हाई कवरेज होल एक्सोम सीक्वेंस को 4 डिस्टिंक्ट इंडियन पॉपुलेशन के। और इन्होंने यही चीज बताई कि जेनेटिक वेरिएंट जो है वो किस प्रकार से इनब्रीडिंग के कारण जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो और ये आंध्र प्रदेश की रेड्डी कम्युनिटी में ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है ये। कभी मैं तो, जब मुझे किसी ने बताया था कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इवन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई वॉज थैंकफुल टू गॉड। मैं भगवान के लिए शुक्रिया अदा था कि हे भगवान, अच्छा वो मुझे प्रॉब्लम दी, मेरे छोटे भाई को नहीं दी, या मेरे परिवार में मेरे रहते हुए किसी और को नहीं दी। क्योंकि वो लोग नहीं झेल सकते थे ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना पेन, कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहो। आपकी उंगली में हल्का सा पेन हो जाता है तो पूरा दिमाग उस पर जाता है। मेरी पूरी स्पाइन में पेन था। तो सोचो, मेरे पास उस समय पल्सर 220 थी जब मुझे एकदम अटैक्स पड़ने शुरू हुए थे। गाड़ी चलाते चलाते एक जगह पे अटक गया था और गिर गया था। और उसी पोजीशन पे मुझे एम्बुलेंस घर जो है वो लेकर आई थी। तो इट वॉज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम। बट एनीवेज, मैं उस चीज से जो है वो निकल गया। और आप ही को ये वो दूंगा कि कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ना, तो ऊपर वाले को थैंकफुल बोलो। क्योंकि जब आप ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करोगे ना, अरे वाह यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आए, तो ऊपर वाले को लगेगा कि हाँ यार सही इंसान को चूज किया है। क्योंकि प्रॉब्लम ऊपर वाला उसी को देता है जिसे, मतलब ऊपर वाले को पता है कि ये निकाल लेगा। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, तो थैंकफुल हो कि अच्छा हुआ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, आपको किसी ने धोखा दिया, थैंकफुल हो कि अच्छा हो मुझे एक सीख दे दी जिंदगी में। तो हर चीज के लिए यू शुड बी थैंकफुल। डेफिनेशन लिखो ये पूरी।
ये पूरी डेफिनेशन आप जो है वो लिखेंगे। अब पता नहीं यार, इन लोग आजकल पीडीएफ में दिक्कत दे रहे हैं, बोलना पड़ेगा। डेफिनेशन पूरी लिखिए एज इट इज, ये ए बी सी, ये तीनों पॉइंट जो है वो आप लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। समझ में तो आ गया ना कि एंडोगैमी जो है वो क्या है ना, कि एक ही ग्रुप में शादी करना, और एक्सोगैमी जो है वो क्या है, वो सोशल ग्रुप के बाहर शादी करना, है ना। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है, इसके इम्पैक्ट में रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर ये मेंशन करेंगे आप। तो यानी कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, वो फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग को जो है वो हो सकते हैं, आने वाले बच्चों को हो सकते हैं, क्योंकि आपने जीन्स को डाइवर्सिफाई नहीं होने दिया, है ना। तो ये स्टडी प्रोवाइड करा रही है एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, बस इसमें सिर्फ पहला वाला आप लिखेंगे, बस दैट्स इट। बस इसके कारण और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ये स्टडी ने पाया कि एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलिटिस रेड्डी कम्युनिटी में देखने को मिल रही है, और भी काफी सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकती है इस चीज के चलते। बस बाकी और इसमें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कॉन्सैंग्यूनिटी, कॉन्सैंग्यूनिटी का मतलब मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स सच एज कजिन, जो हम लोग को मुस्लिम्स में देखने को मिलती है। कॉन्सैंग्यूनिटी, इस ये वाला टर्म भी लिख लेना आप। रक्त संबंध विवाह, नहीं उसमें कजिन्स के बीच में होता है ना, पता ही होगा ये आपको। अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन कॉन्सैंग्यूनिटी प्रैक्टिस कर रही है। इजिप्टियंस और इनका सिविलाइजेशन में भी ये प्रैक्टिस किया गया था। इजिप्ट का एक राजा था, वो बॉर्न टू द पेरेंट्स हु वर क्लोजली रिलेटेड। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ खास काम का नहीं है। आपको ये बस टर्म पता होना चाहिए, एंडोगैमी क्या होता है, उस उससे होने वाली आज की डेट में प्रॉब्लम क्या सामने नजर आ रही है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाली। सेम पूल में मैरिज करने के बाद कारण जेनेटिक डाइवर्सिटी अचीव नहीं हो पा रही है, उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट समझो, बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट्स बनाओ, दैट्स इट। बाकी ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी रिड्यूस हो गई, राइट, कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनेमिक हो गया है। क्लोज फैमिली सर्कल में शादी करने के कारण कॉन्फ्लिक्ट भी होता है डिसीजन मेकिंग में, फैमिली हिरार्की में होता नहीं है, कि घर में किसी की जो है बात चल रही है, हल्की सी किसी की बुराई हुई, अब आपकी बीवी जो है वो निकली, आपका पति जो है वो निकला, बहुत क्लोज रिलेटिव उनका, तो बवाल नहीं मचेगा कि तुमने हमारी दूर की बुआ के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया है। तो होती हैं चीजें, चलो एनीवेज। तो बस ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक प्रिवेंटिव डिटेंशन, आई थिंक सभी को पता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, आप कल को जब डीएसपी बनोगे या आईपीएस की रैंक में आप एसपी वगैरह की पोजीशन पे रहोगे, तो जब ये आपको लगेगा कि आपके शहर में दंगे होने की सिचुएशन उभर रही है, तब आप क्या करोगे, तब आप हिस्ट्री शीटर्स को सबसे पहले पकड़ के अंदर डालोगे, कि साला जिनका रिकॉर्ड खराब है सबसे पहले पकड़ो उनको और अंदर करो, कहीं ये साले दंगे ना करें। यस, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, नथिंग एल्स। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के सिर्फ इस वजह से बंद कर दिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किए हैं जो फ्यूचर में देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बन सकते हैं। ये एक एक्सेप्शनल कदम होता है गाइस, और इसके लिए स्ट्रिक्ट सेफगार्ड का पालन करना जरूरी है। इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ कानून हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, लेकिन इसमें काफी बार प्रोसीजरल लैप्स भी देखने को मिलते हैं, जो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। तो इस कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग जो है वो होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है समझ गए आप, पहले पूरी चीज ध्यान से समझो, फिर आर्टिकल पे ले चलूंगा। तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके, मतलब उसकी एक्टिविटीज के कारण, यानी कि जो उसने हरकतें करी हैं पहले के टाइम पर, उसको देखते हुए उसको हिरासत में ले लिया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो फ्यूचर में किसी प्रकार की ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज ना करें जो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करें। ये हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी को प्रिवेंट करना। अब एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, क्या होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, इसमें व्यक्ति को उनके किसी क्राइम के लिए सजा दी जाती है, जो लीगल प्रोसेस के थ्रू होता है। जनरली भाई किसी ने क्राइम किया, आप गए, आपने उसको हिरासत में लिया, पनिशमेंट दी, प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव यानी कि क्राइम करने से पहले ही उसको रोक देना कि साला ये क्राइम ना करे। तो आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आपको पढ़ना है। और फिर एक है
नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 का, इसकी जो इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, अभी मेरा एक दोस्त है समीर गोयल, वो भी नार्कोटिक्स में, अभी जस्ट अभी उसका जो है वो हुआ है अटैचमेंट। तो पिछले साल यूपीएससी उसने क्रैक किया था, आईआरएस की पोजीशन उसको जो है वो मिली थी, और अभी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में उसका अटैचमेंट हुआ है। मजा आएगा भाई, आप तो मतलब ये मान के चलो कि जलवे होने वाले हैं। समीर मेरा बैचमेट है। जब नई नई पोस्टिंग आती है ना, जब आप लिखते हो अपने नाम के नीचे भारतीय राजस्व विभाग आए है, मजा आ जाता है। भारतीय राजस्व सेवा है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आपका नाम लिखा है, उसके नीचे ये लिखा है, आपका नाम लिखा है, नीचे लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस। अरे आए क्या जलवे होंगे बॉस, एसडीएम क्या जलवे होंगे। तो उस जलवे के लिए करो भाई, क्योंकि लोग फिर आपको दूसरी नजर से देखने लगते हैं। एक टाइम था, हमारा ग्रुप है, बैच का ग्रुप, उसको कोई पूछता नहीं था, और अब देखो सभी लोग को उसकी जरूरत होती है। तो यू हैव टू बी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन रिस्पेक्ट। मेरा कहना यह है, आप अपनी खुद की इज्जत के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल। आपको अगर समाज में इज्जत चाहिए तो मेहनत करो, पोजीशन पे आओ, इज्जत मिलेगी। तो ये कानून आपको समझना, लिख लेना, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। ये कानून के बारे में लिख लो, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन को रेगुलेट करता है, लेकिन इसमें भी कई बार प्रोसीजरल लैप्स देखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का पालन करना जरूरी बताया। अगर डिटेंशन ऑर्डर को प्रॉपर ग्राउंड्स और लैंग्वेज में नहीं दिया जाता तो कोर्ट उसे इलीगल डिक्लेयर कर देती है। एक केस था सॉरी, ये कानून जो मैंने आपको लिखवाया ना, उसी से रिलेटेड नागालैंड सरकार का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, इसको बोला कि हटाओ, इसको रिवोक करो, क्योंकि उसमें प्रोसीजरल लैप्स थे। जिसको अरेस्ट किया जा रहा था, राइट, तो उसको वो ऑर्डर उस भाषा में समझ में नहीं आया। उसको दे दिया ऑर्डर, वो बोल रहा भाई ये क्या क्या लिखा है ये भाई, हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये लैंग्वेज में। तो सामने वाला जिसको आप अरेस्ट करो उसको उसका ग्राउंड बताओ, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, आर्टिकल 22 पढ़ा है ना आपने, ये आपके अरेस्ट का ग्राउंड क्या है, किस समय अरेस्ट करना है, पूरी चीज उसको बतानी पड़ेगी आपको। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक घटना और थी मेरे साथ साथ हुई थी, वो फिर कभी बताऊंगा किसी टॉपिक में, क्योंकि आज ज्यादा एनकलूजिंग स्पॉन्डिलिटिस के बारे में एक टॉपिक तो बता ही दिया। वरना आप बोलोगे सर बात कर रहे हो आप, हैं बात करना जरूरी होता है। बात करूंगा तभी तो आपको रियलिटी के बारे में पता लगेगा, तभी तो आप एक अच्छा ऑफिसर बन पाओगे, तभी तो अच्छा आंसर लिख पाओगे। तो यही चीज है, प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको वो समझ में आ गया। न्यूज में यही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि भाई किसी को भी आप इस प्रकार से अरेस्ट कर रहे हो तो भाई पहले आप पूरे ग्राउंड्स देखो, उसके बाद अरेस्ट करो। संविधान का प्रॉपर तरीके से पालन करना आपको जरूरी है। और नागालैंड के इसी ऑर्डर को, केस के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खारिज किया था, इसलिए ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि उसमें जो जिसको अरेस्ट किया जा रहा था उसको जो ऑर्डर दिया था वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसकी लैंग्वेज में था ही नहीं वो ऑर्डर। तो इसलिए उसको जो है वो उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब देखो बात ध्यान से, आज की डेट में प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर क्या प्रॉब्लम्स है। पहली बात तो प्रॉपर ग्राउंड्स की कमी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर में अक्सर प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं दिए जाते। जैसे जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको अपने डिफेंस में चैलेंज करना मुश्किल होता है, उसको पकड़ के बंद कर दिया, और भाई साहब अब वो छूट ही नहीं पाएगा जब तक अथॉरिटीज नहीं जाएंगे। क्या ऐसा है? नहीं, 180 डेज का क्लॉज हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, और उसके पास भी ऑप्शंस होते हैं कि वो जो है वो, बट क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है ना। आज की डेट में नॉर्मल पुलिस को, कॉमन मैन को अगर कोई पुलिस जो है वो रोक ले तो वो बेचारा डरने लगता है, होता है ना यही। तो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज जो आप अपने मेंस में लिखेंगे। डिटेंशन ऑर्डर कई बार उनकी समझदारी की भाषा में नहीं होते हैं, जिनसे उनको उनका अधिकार एक प्रकार से उनसे छीन लिया जाता है कि वो डिफेंस ही ना कर पाए। कभी कभी प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज होता है, जैसे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए होता है अक्सर। आप सरकार के खिलाफ बोलिए, आपको उआपा के तहत अंदर कर दिया जाएगा। होता है, कितने केसेस होते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, पढ़ा है आपने इसके बारे में। बस यही चीज है गाइस, बैकग्राउंड सिग्निफिकेंस की नेचर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो क्या होता है, कि एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है बिना ट्रायल के। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। प्यूनिटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या फर्क है वो मैं आपको समझा चुका हूं। आर्टिकल 22 आज आपका टास्क है, एक बार आपको रेहो पढ़ना है।
प्रिवेंटिव डिटेंशन देखो, 3 मंथ तक बिना ट्रायल के रहे वो एक व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है और 180 डेज तक रखा जा सकता है भाई। जैसे ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये लिख लेना। कौन से कानून है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है? एनएसए 1980, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उआपा 1967, पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। ठीक है। अब ये पूरा मामला था, दो इंडिविजुअल जो थे उनको जो है वो अरेस्ट किया जा रहा था इस कानून के तहत, नार्कोटिक्स, क्योंकि एक ड्रग नागालैंड के अंदर एक ड्रग सीज जो है वो किया गया, तो उनको जो है वो पहले अरेस्ट किया जा रहा था। तो अभी कोर्ट ने मना कर दी कि नहीं भाई, ऐसा ऑर्डर पास मत करो। देखो लिखा है, ऑर्डर एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वर इन इंग्लिश, अ लैंग्वेज दैट डिटेनी डिड नॉट अंडरस्टैंड। ऑर्डर इंग्लिश में था बट फिर भी वो समझ ही नहीं पाया। ऑल्दो अथॉरिटीज ने क्लेम क्लेम किया कि उन्होंने भाई नागामीज में, यानी कि नागा की लैंग्वेज में उसको जो है वो ओरल एक्सप्लेनेशन दिया था, और कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये पर्याप्त नहीं है कि आपने उसको मातृभाषा में समझा दिया, नहीं, लिखित में होना चाहिए जो उसके समझ में आए। हरि किशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस को जो है वो देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि डिटेनिंग अथॉरिटी जो है वो एक्टेड मैकेनिकली विदाउट वेरीफाइंग वेदर द डिटेनी हैड अप्लाइड फॉर बेल और पोज्ड एन एक्चुअल थ्रेट ऑफ रिलीज। मतलब उनकी रिहाई से वास्तव में किसी अपराध कारित होने का खतरा है कि नहीं, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सत्यापित किए किए गए कि बंदियों ने जमानत के लिए आवेदन किया है कि नहीं, ये कोई कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं थी, ये ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो प्रोसीजर लैप्स था इसके अंदर। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि आज की डेट में क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने होती है। केसेस वगैरह ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बट ये चीज जरूर पता होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर बहुत सख्त रहती है और कहती है कि पालन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का किया जाना चाहिए। चिंता यही है कि इसका मिसयूज होता है, इसमें सुधार की आज की डेट में आवश्यकता है, जुडिशरी इसमें इंटरवीन जो है वो करे। राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। इस टॉपिक के लिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लीगल प्रोविजन, मेजर कानून और केस स्टडीज को अच्छे से बस याद करना होगा। ठीक है। और इस टॉपिक में मेंस के पर्सपेक्टिव से, पब्लिक पॉलिसी और ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन जरूरी होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं क्या, कमेंट करिए, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिस्कस करिए। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है कि सरकार जो है वो राशन प्रोवाइड कराती है बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को। अब यही टॉपिक है, सुनने वाला है अभी ये वाला टॉपिक। तो इंडिया में मैटरनिटी बेनिफिट को लीगल राइट्स के रूप में माना गया है। यस, मैटरनिटी बेनिफिट, माताएं जो हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सी गर्भवती महिलाओं को इन बेनिफिट्स का फायदा नहीं मिल रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन स्कीम का इंप्लीमेंटेशन में कई प्रॉब्लम्स और बैरियर्स हैं। यहां हम देखेंगे कि किस तरह मैटरनिटी बेनिफिट्स की फेलियर हो रही है और कौन से सुधार की आवश्यकता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये कानून प्रेग्नेंट और लैक्टेशन, माताओं को लैक्टेशन पता है ना, जो माताएं जो है वो बच्चों को दूध पिलाती है, तो ये कानून प्रेग्नेंट और लैक्टिंग जो मदर्स हैं उनको 6,000 रुपए की मैटरनिटी बेनिफिट देना जरूरी है, ये कहता है, लिख लेना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में लॉन्च जो है वो की गई थी, इसी के तहत ही आ जाती है, कानून के तहत मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कराती है, जिसमें 6,000 रुपीज जो है वो महिलाओं को देने की जो है वो बात की जाती है सेकेंड चाइल्ड के लिए, ओनली इफ इट इज अ गर्ल, है ना। और वैसे तो 5,000 रुपये फर्स्ट चाइल्ड के लिए होता है, बट अब ये एडिशनल बेनिफिट जो है जनानी सुरक्षा योजना के साथ, तो टोटल 6,000 रुपये मिल जाता है। राइट। तो इस स्कीम के तहत टोटल 6,000 रुपये मिलता है। अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ। तो 5,000 रुपये पहले चाइल्ड का, फिर जनानी सुरक्षा योजना को भी अगर मिला दें तो टोटल 6,000 रुपये बच्चे के लिए मिल जाते हैं, और फिर सेकंड चाइल्ड के लिए भी मिलते हैं अगर वो बच्ची है तो। सेकंड चाइल्ड बच्ची है तो सेकंड चाइल्ड के लिए भी ये पैसा मिलता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। याद रखिएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किस मंत्रालय के अंदर आती है, तो मंत्रालय के बारे में भी ध्यान में रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अरे यार करेंगे नहीं, ये पीडीएफ में दिक्कत आ रही है। इसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय शामिल नहीं है, और जिनको अगर सिमिलर ऐसा कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो लोग शामिल नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है वो समझेंगे।
देखो, मैंने आपको बता दिया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर यूनिवर्सल मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सिर्फ पहले बच्चे के लिए बेनिफिट दिया जा रहा है और दूसरे बच्चे के लिए सिर्फ अगर वो लड़की हो तो। ये रिस्ट्रिक्शन कानून के प्रोविजन का उल्लंघन कर रहे हैं। 2023-24 में बजट जो था वो 870 करोड़ तक कट किया गया, जो कि 2019-20 के एलोकेशन का सिर्फ एक तिहाई था। तो बजट में भी गिरावट आ रही है, कवरेज भी डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि ज्यादा लोगों तक ये स्कीम का बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा। तो दैट इज द इशू। बजट गिरा दिया, कवरेज में दिक्कत है, राइट, और ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। कई बार आधार बेस्ड पेमेंट हो रही है जिसके कारण से हर्डल्स आ रहा है। तो ये बस आपको समझने वाली चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये कानून के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितने रुपए मिलने चाहिए? 6,000 रुपए, याद रखिएगा। अब स्टेट लेवल स्कीम के साथ कंपेयर करें। देखो, ये चीज ध्यान में रखना, तमिलनाडु जो है वो 18,000 रुपए पर चाइल्ड प्रोवाइड करा रहा है। कवरेज 84% है। ये लिख लेना, तमिलनाडु सेम स्कीम, सेम टाइप की स्कीम के लिए 18,000 रुपए प्रोवाइड करा रहा है। ओडिशा 10,000 रुपए पर चाइल्ड के लिए प्रोवाइड करा रहा है। ऑल इंडिया कंपैरिजन की बात करें, तमिलनाडु ओडिशा जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट अच्छे से प्रोवाइड करा रहा है। इनका कवरेज भी अच्छा, ध्यान भी अच्छा दिया जा रहा है स्टेट लेवल स्कीम के तहत। बट नेशनल लेवल स्कीम में दिक्कत हम लोग को देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। बोलो हाँ या ना। फॉर्मल सेक्टर में अगर कोई महिला है तो उनको 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 14 हफ्ते का रिकमेंडेशन दिया था। ये बेसिकली हमारे यहाँ स्टैंडर्ड अच्छा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं 14 हफ्ते तक पेड मैटरनिटी लीव दो, हम दे रहे 26 हफ्ते, लिख लो। महिला जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको मात्र 5,000 रुपए मिलते हैं, और वो कई बार स्ट्रगल भी करती हैं पेपर वाली एप्लीकेशन में। ये लिखने की अभी जरूरत नहीं, ये वाला लिख लो आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए भाई? यूनिवर्सल कवरेज दो, पैसा बढ़ाओ, है ना। आज की डेट में मुद्रा फीसदी को देखते हो, 6,000 रुपए क्या मैटर कर रहे हैं भाई। तो ये चीज है। आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इन तक स्कीम का बेनिफिट प्रोवाइड कराओ। बजट बढ़ाओ, एटलीस्ट 12,000 करोड़ रुपए हर साल बजट पे जो है वो लगाना जरूरी है। लिंक करो स्कीम को जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, इन सब के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को ट्रैक करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसमें शामिल हो सके। इंक्लूजन को बढ़ाओ, अकाउंटेबिलिटी रखो, रेगुलर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, बस। और क्या है इसके अंदर? समझने वाली चीजें हैं ये सब, समझे। अब नेक्स्ट टॉपिक, उत्तराखंड का एवलांच। एवलांच क्या होता है? मुझे कमेंट बॉक्स पे इसकी डेफिनेशन लिख कर बताओ। ज्योग्राफी पढ़ी है आपने तो एवलांच के बारे में आपको पता ही होगा। तो उत्तराखंड में रीसेंट एवलांच ने एक बार फिर हिमालयन रीजन में बढ़ती हुई नेचुरल डिजास्टर के रिस्क को हाईलाइट कर दिया। एवलांच जो स्नो, आइस और जो मलबा होता है बहुत सारा पहाड़ के ऊपर, इसका एक तेजी से नीचे गिरना होता है, कि एकदम से तेजी से बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ का एक ढेर खिसक गया, नीचे आ गया, और बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है ये। और हिमालयन रीजन में खासकर उत्तराखंड इसके लिए बहुत कमजोर है। इस टॉपिक में हम उत्तराखंड के एवलांच की वजह से होने वाले रिस्क और हिमालय में बढ़ते हुए एवलांच के डेंजर को समझेंगे। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है टॉपिक। एवलांच लिख लेना, जिसको नहीं पता डेफिनेशन वैसे ज्योग्राफी में आ ही जाएगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको अपनी जनरल स्टडीज को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए कुछ मत करो, ये नंबर दिया है, इस नंबर पर कांटेक्ट करो, बताओ कि आप करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलरली फॉलो करते हो, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी तो होली का शायद डिस्काउंट वगैरह भी है, उसके ऊपर भी बात कर लेना, तो शायद डिस्काउंट मिल जाए। थोड़ी सिफारिश हम भी लगा देंगे। ऐसी मस्ती कर रहा हूँ भाई, बोल मत देना, पता लगे फोन पे बोल दो कि वो सर बोल रहे हैं, सिफारिश हम भी लगा देंगे। यहाँ पर मेरे पास खटाखट ईमेल आ जाए कि भाई कर क्या रहे हो यार, हमारा नुकसान क्यों करवा रहे हो। नहीं नहीं, वैसे ही यार ऑलरेडी काफी कम प्राइस में चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, और ऑलरेडी अभी एडटेक इंडस्ट्री की हालत खराब है ही, आप जानते ही हो। तो कुछ ना बने तो लाइक का बटन हिट किया करो, थोड़ा सपोर्ट किया करो। जरूरी है ये कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंपनी चलेगी तभी तो मैं आप लोग के साथ रहूंगा, है। ऐसा नहीं है, मैं आप लोग के साथ हमेशा रहूंगा, और कंपनी भी हमेशा चलेगी। आगे की बात करें।
एवलांच क्या समझ में आ गया? एवलांच एक रैपिड स्नो, आइस और मलबे का फ्लो होता है जो माउंटेन स्लोप्स के नीचे की तरफ गिरता है। ये स्नो और आइस के हैवी एक्यूमुलेशन से होता है और अक्सर स्नोफॉल और स्प्रिंग थॉ के दौरान होता है। यानी कि जब एक एकदम से ये मलबा गिरता क्यों है, पहली चीज तो ये देखें हम लोग। तो कुछ नहीं है बॉस, आप ये चीज समझो कि अगर ज्यादा मेल्टिंग होने लगेगी, राइट, टेम्परेचर लेवल हाई होगा, ज्यादा मेल्टिंग होगी, तो आपको पता ही है कि ये जो बर्फ के नीचे वाला अगर हिस्सा है वो मेल्ट होता जाएगा कंटिन्यूअसली, तो ये ज्यादा मात्रा में बर्फ के ढेर को नीचे नहीं लेके आएगा। यस, लेके आएगा, नीचे तो आना ही, ग्रेविटी का फोर्स तो है ही, दैट इज, मतलब ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है डिस्कस करने का, ग्रेविटी का फोर्स है। क्लाइमेट चेंज बिगेस्ट रीजन। दूसरा, हम लोग कैसे भाई? हम लोगों ने गंदगी कर दी है, पल्यूशन कर दिया है, इन सब चीजों के कारण भी स्नो मेल्टिंग बढ़ गई है। पॉल्यूशन मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला एमिशन तो एक अलग है, क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी में रख दिया मैंने उसको। जो ये कचरा वगैरह फेंकते हैं, मलबा वगैरह फेंकते हैं ना, ये एक टाइम पर जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, और एक समय आता है कि जहां पर ये बैरियर अटका हुआ है, वो जब चीज फटती है ना, जब जैसे आपने फ्लैश फ्लड सुना होगा, तो वैसे ही ये स्नो का फ्लैश फ्लड है, ये समझो आप, एवलांच। तो एवलांच दिसंबर से अप्रैल के बीच ज्यादा होते हैं जब स्नो की लेयर बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगती है, भार होने लगता है। अलग अलग प्रकार के एवलांच होते हैं, लूज, ये लिख लेना भाई, टाइप्स ऑफ एवलांच। एक मिनट रुका, पहले अपन ये देख लेते हैं। ये उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को देखने को मिला कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कैंप में बहुत बुरी स्थिति हुई, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बुरी तरह से फंस गए थे मलबे के नीचे, और 55 वर्कर्स में से 33 को रेस्क्यू किया गया, 12 अभी भी मिसिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया था इंडियन आर्मी ने और डिजास्टर रिस्पांस टीम ने। हार्श वेदर पे काम किए जा रही थी ये। एवलान जो है वो माना विलेज के आसपास देखने को मिला, इंडो चाइना बॉर्डर के नजदीक। और रेस्क्यू प्रयास जो है वो रुक गए हैं लो विजिबिलिटी के कारण, यानी कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, रुके तो नहीं, चल ही रहे भाई, पर लो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, हैवी स्नोफॉल रेन की प्रॉब्लम है, एयर लिफ्टिंग, ये सब प्रॉब्लम्स के चलते इम्पॉसिबल बनती जा रही है। तो ये इशूज हैं। तो एवलांच क्या है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, ज्योग्राफी में ऑलरेडी कवर करवाया जाएगा। टाइप्स, टाइप्स पता होने चाहिए आपको, एक बार चेक कर लेना कि आपकी ज्योग्राफी के अंदर ये टाइप्स लिखवाए कि नहीं लिखवाए, नहीं लिखवाए तो ये टाइप्स लिख लेना। ये चार प्रकार के टाइप्स होते हैं एवलांच के: लूज स्नो एवलांच, स्लैब एवलांच, ग्लाइडिंग एवलांच और वेट स्नो एवलांच। हिमस्खलन, ये पूरे टाइप्स लिखना है, हिंदी वाले यहां से लिख लेना, ठीक है, अगर नहीं लिखे आपके उसमें तो। लूज स्नो एवलांच, तो ये एवलांच एक वीक पॉइंट से स्टार्ट होता है और वी शेप में फैलता है। इसका वॉल्यूम और स्पीड जो है वो कम होता है, इसके लिए ये कम डेंजरस होता है ना। और स्लैब एवलांच ये तब होता है जब स्नो का एक कोहेसिव स्लैब ब्रेक हो जाता है, यानी कि एक हिस्सा उसका ब्रेक हो गया और उसकी स्पीड 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जो काफी डैमेजिंग होता है। एक ग्लाइडिंग होता है, इसमें स्नो स्लोली स्लोली एक स्मूथ सरफेस पर स्लाइड करती है, जैसे कि रॉक स्लैब पर, और इससे ब्रॉड फ्रैक्चर लाइन जो है वो बन जाती है। एक होता है वेट स्नो एवलांच, ये टेम्परेचर राइज या रेनफॉल से ट्रिगर होता है, जब मेल्ट वाटर स्नो लेयर के बॉन्ड्स को वीक कर देती है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अब कारण क्या है भाई? तो कारण आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जो है वो जानते हो यार, एक तो नेचुरल कारण होता है ना, ज्यादा मात्रा में स्नोफॉल की लेयर जो है वो बढ़ती जा रही तो उसका वेट बढ़ गया, वेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खिसकेगी नीचे की तरफ। टेम्परेचर चेंज होगा तो स्नो पैक को वीक करेगा वो, कई बार बहुत तेजी से हवा चल के आ गई तो उसने जो है वो पुश कर दिया। कई बार अर्थक्वेक जो होता है वो पूरी जो लेयर है उसको डिस्टेबलाइज कर देता है। तो ये नेचुरल कारण हो गया। ह्यूमन के कारण, डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ काट रहे हैं भाई, पेड़, सॉइल इरोजन होती है ना, तो सेम वही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, स्लोप वीक हो जाती है, एवलांच का रिस्क बढ़ जाता है। लोग स्कीइंग करते हैं, स्नो बोर्डिंग करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ये स्नो पैक्स को डिस्टर्ब करती है और कभी कभी एवलांच ट्रिगर हो जाते हैं इन सब एडवेंचर टूरिज्म के कारण भी। ग्लोबल वार्मिंग तो है ही। तो ये कहानी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो रिसेंट उत्तराखंड एवलांच ने, मैंने आपको बता दिया कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को बुरी तरह से अफेक्ट किया है भाई। हिमालय के अंदर रिस्क बढ़ रहा है, इस रिस्क के पीछे है क्लाइमेट चेंज, वेटर स्नो,
परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग, जितना भी ये स्नो है वो मेल्ट होता जा रहा है, स्नो पैक्स मेल्ट होते जा रहे हैं, विंड की स्पीड बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके कारण भी देखने को मिल रहा है। सेस्मिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक के कारण भी ये देखने को मिल रहा है हिमालयन रीजन में। ठीक है। काराकोरम एनोमली, काराकोरम विसंगति या गड़बड़ी। ग्लेशियर जो है काराकोरम रेंज में, ये स्टेबल है और उनका मास भी बढ़ गया है डिस्पाइट ग्लोबल वार्मिंग। ये गड़बड़ी ऑब्जर्व जो है वो की गई है पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना के अंदर। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जैसा होता है ना, क्लाइमेट चेंज का एक रीजन है। आप देख रहे हो कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही, तो ऐसा ही है सेम, कि कहीं पर टेम्परेचर राइज नजर आ रहा है तो कहीं पर टेम्परेचर राइज अभी नजर नहीं आ रहा, बल्कि बाद में शायद नजर आ सकता है। तो ये गड़बड़ी हम लोग को क्लाइमेट चेंज के कारण देखने को मिल रही है, ज्योग्राफी में जो आप पढ़ते ही हो। तो कैसे इसके रिस्क को रोकें भाई, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना जरूरी है, सेंसर्स लगाओ, सैटेलाइट्स के थ्रू मॉनिटर करो। 2022 में इंडिया ने इंस्टॉल किया था अपना पहला एवलांच मॉनिटरिंग रडार, ये लिख लेना, सिक्किम के अंदर। रेगुलर असेसमेंट करो कि भाई स्नो की टेस्टिंग करो, कौन सा वीक है क्या है। ठीक है। कुछ ऐसे बैरियर्स वगैरह जो है वो लगाओ जिससे कि थोड़ा टाइम मिल सके जनता को जो है वो इधर उधर शिफ्ट करने में। डैम्स प्रिवेंट कर सकते हैं फ्लडिंग को, मलबे के फ्लो को, बट उसको भी चेक करते रहो भाई। डैम को चेक नहीं करोगे तो फ्लड, फ्लैश फ्लड जैसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये बोल रहा है भाई कंट्रोल तरीके से विस्फोट करो, मैं तो नहीं मानता कि ऐसा कुछ करना चाहिए। ये लिख रहे हैं कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करो जिससे कि हल्का सा एवलांच जो है वो लेकर आओ, जिससे कि ज्यादा मात्रा में एवलांच जो है वो ना आ पाए। वो अगर कंट्रोल एक्सप्लोजन नहीं हुआ ना, तो जो नेचुरल डिजास्टर था उसको आपने आर्टिफिशियल में बना दोगे तो और स्थिति खराब होगी, ये मत लिखना भाई। ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। कई बार होती है ऐसी चीजें कि आपको मतलब एडिटर जो है बोल देता है कि ये ऐसा भी ऑप्शन ले सकते हो आप, बट मत लो। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा लॉजिक भी लगाओ अपना खुद का। हर चीज जो लिखी हुई होती है वो बिल्कुल लिखना नहीं है ब्लाइंडली। यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन। आप आने वाले समय के पावरफुल लोग होने वाले हो, दिमाग वाले लोग हो यार। तो ये आर्टिकल्स में लिखी हुई चीजों के ऊपर आपको पहुंचना है, और जहां आप आर्टिकल में लिखी हुई चीजों के ऊपर आप पहुंचने लगे, एनालिसिस करने लगे, अपना दिमाग यूज करने लगे, वहां यू गाइस विल बी रेडी फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब यानी कि सर्विस में जाने के लिए रेडी हो जाओगे। अभी तो हो आप रेडी, अभी आप रेडी हो रहे हो, बट कंप्लीटली जब रेडी हो जाओगे, दैट मीन्स कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, कि अब तो आन दो। ऐसी तैयारी रखनी है गुरु। चलो, एनबीएफसी को कितना रिस्क, ये टॉपिक देखो रिपीट हो गया, अभी अभी आया था। 3-4 बार से ये टॉपिक रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से, पिछले 15 दिन में हो चुका है। सभी लोग अगर फॉलो कर रहे हैं 15 दिन से, तो 15 दिन में 3-4 बार ये एनबीएफसी की प्रॉब्लम आ चुकी है। दैट मीन्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको सिंपली एक चीज समझना जरूरी है कि आज की डेट में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इतना एनपीए कर दिया है, यानी कि पर्सनल लोन दे देकर अपना कबाड़ा कर दिया इनने। इनने लोगों को लोन दिया, लोगों ने लोन नहीं चुकाया, अब ये बैड डेट में आ गए, एनपी हो गया इनके अकाउंट्स। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने चिंता व्यक्त करी, अभी बीच में आरबीआई ने चिंता व्यक्त करी थी, तब हमने इसके बारे में चर्चा करी थी कि इंडिया की एनबीएफसी जो है उसको बहुत ज्यादा रिस्क है भाई, और वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को रिस्क में डाल रही है। दैट इज ट्रू। तो ये रिपोर्ट है इनकी आईएमएफ की, चाहो तो रिपोर्ट का नाम लिख लो, चाहो तो, वैसे पूछेंगे नहीं ये लोग, हालांकि आईएमएफ इंपॉर्टेंट होता है, लिख लो। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट। रिपोर्ट ने जांच करी पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह की, और बोला कि भाई बहुत दिक्कतें हैं। ये सब आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एनबीएफसी आज की डेट में बुरी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रही है, स्पेशली स्पेशली एनपीए की प्रॉब्लम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम। कैपिटल एडिक्वेसी का इशू मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ इसकी पूरी डेफिनेशन। आरबीआई ने मैंडेट किया 12% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, लिखवाया था मैंने आपको 15 दिन के अंदर। जिन लोगों ने नहीं लिखा है, अभी ज्वाइन किए क्लासेस, ये लिख लो आप। आपको इस टॉपिक के अंदर ये समझना है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है हमारी, या इंस्टीट्यूशन जिनको हम लोग बोलते हैं कई बार,
जो लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, राइट? तो इन लोगों ने इतना लोन दे दिया लोगों को कि अब इनके पास, ये मान के चलो कि जिनका पैसा इनके पास जमा था, अब ये गड़बड़ी में आ गए कि वो पैसा वापस कर पाएंगे उनको कि नहीं कर पाएंगे। देखो, करना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो आरबीआई व्यवस्था करेगी, क्योंकि आरबीआई बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट, विश्वास जो है वो तोड़ नहीं सकती किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ हो जाए। तो आरबीआई ने अभी इंटरवेंशन किया है और आरबीआई ने बोला है कि आप 12% कार मेंटेन करो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। पहले भी एक्सप्लेन किया, तो आप लोग बताएंगे मुझे इसकी डेफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। और जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, गाइज यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ये सब टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, ये सब टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं इकोनॉमिक्स की, जो आपकी जनरल स्टडीज में हम लोग कवर कराते हैं डिटेल में। और अगर आपने कहीं और से भी कोचिंग क्लास ली होगी तो इस टॉपिक को रिवाइज करो, कि बैंक को अपने पास एक अमाउंट रखना पड़ता है, राइट? कि इस अमाउंट को वो कभी भी खर्चेगी नहीं। जैसे बैंक रखती है, मेंटेन करती है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ऐसी एक कार होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और 9% कार जो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए रिकमेंड किया है आरबीआई ने। ये लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में आपके स्टेट पीएससी में पूछ सकते हैं। यूपीएससी आंकड़ा ना पूछे, बट यूपीएससी के लिए भी आंकड़ा याद रखना, ठीक है? लगभग 80% इंडियन अडल्ट्स आज की डेट में फाइनेंशियल अकाउंट का एक्सेस है उनके पास। अच्छी बात है, ये यूपीआई का इस्तेमाल तो सभी लोग जो है वो कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। ये एक अच्छी चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट बुरी चीज ये भी है कि बैड लोन्स बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेजी से। अब प्लानिटरी परेड की यहां पर बात हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, प्लानिटरी परेड। प्लैनेट का परेड हो रहा है, इसमें 7 प्लैनेट्स इन्वॉल्व है। मरकुरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, लिख लेना। अर्थ इसके अंदर शामिल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिटरी परेड में अर्थ शामिल नहीं है। सभी प्लैनेट जो है सूर्य का जो है वो चक्कर लगा रहे हैं एलिप्टिकल प्लेन में, जो कि फ्लैट डिस्क शेप रीजन है स्पेस के अंदर। ये बात तो आप जानते ही हैं। और अगला इस प्रकार का परेड जो है वो 2040 में होगा, 2040 में होगा। ये फैक्ट लिख लिया अभी तक आपने, है ना? ये लिख लेना, ये वाले फैक्ट्स। अब आप बोलोगे सर फैक्ट तो लिखवा दी, सर में आए नहीं, क्या है ये बता दो। बता देते हैं, टेंशन वाली बात क्या है। अब ध्यान से सुनो जो समझा रहा हूं, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो इन लोगों ने यहां पर लिखा नहीं है भाई। इसलिए मैंने आपको पहले ये चीज बताई कि पहले ये देख लो भाई। क्योंकि क्या होता है कि कई बार चीजें लिखी नहीं होती हैं, बट आपने मुझे ज्वाइन किया है, तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। पेन और पेपर पे लिखो, मतलब पेपर पे लिखो अपने पेन से, प्लानिटरी परेड। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसपे सोलार सिस्टम के प्लैनेट्स एक लाइन में आ जाते हैं, और ये स्पेक्टेकल स्काई वॉचर के लिए काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। यानी कि जो लोग आसमान में देखते हैं ना स्काई वॉचर्स, कि यार ये क्या हो रहा है भाई, देखें तो प्लैनेट्स की क्या स्थिति, ऐसे होते हैं काफी सारे लोग, तो उनको बड़ा मजा आता है इस चीज को देखकर। प्लैनेट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में देखने को मिलते हैं, जो एक यूनिक और रेयर साइट बनाता है। प्लैनेटरी परेड की टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी सोलार सिस्टम के प्लैनेट्स के ऑर्बिट और उनकी रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो ये तब होता है जब सोलार सिस्टम के प्लैनेट एक स्पेसिफिक लाइन में आ जाते हैं। इस अलाइनमेंट में सभी प्लैनेट्स एक लाइन में या एक पर्टिकुलर क्षेत्र में दिखाई देते हैं, जो स्काई में एक ब्यूटीफुल और रिमार्केबल साइट क्रिएट करता है। मतलब देखने में बहुत बढ़िया लगता है कि अरे लाइन से प्लैनेट दिख रहा है यार, वाह यार क्या बात है। यह है प्लैनेटरी परेड की, ऐसा दिखने को मिल रहा है कि सभी प्लैनेट परेड कर रहे हैं। धरती क्यों नहीं इंक्लूडेड है इसमें, बताओ? धरती क्यों नहीं इंक्लूडेड है? अरे धरती में खड़े हो गई तो दूसरे प्लैनेट को देखोगे तो धरती कैसे दिखेगी गुरु? तो ये एक रेयर इवेंट होता है। अब सर में है, अभी तक शायद आप लोग को लग रहा होगा कि यार इसमें धरती क्यों नहीं है यार, ये तो गलत, गुस्सा आ रही है काफी सारे लोगों को, धरती को इस परेड में शामिल नहीं किया, ये कौन सी बात हुई? बताओ मुझे, आया मजा आया कि नहीं आया इस टॉपिक को सुन के? कुछ लोग का गुस्सा भी, जाहिर जाहिर सी बात है, जब मैंने इस टॉपिक को स्टार्टिंग में आपको बताया कि देखो ये चीज लिख लो, और मैंने आपको बताया धरती इसमें अवेलेबल नहीं है, डाउट तो आया हुआ क्यों नहीं है यार, और सर ने बताया भी नहीं, कहीं सर स्किप तो नहीं कर रहे हैं? सर हैं गोटी कर रहे हैं, हटा रहे हैं पर्टिकुलर फटाफट टॉपिक को? नहीं भाई।
मेरा काम ही नहीं है हटाने का फटाफट टॉपिक, मेरा काम है टाइम लगाकर आपको चीजें समझाने का। प्लानिटरी परेड में धरती क्यों नहीं आई, अब आपको समझ में आ गया। धरती में खड़े होकर देखोगे तो धरती कैसे दिखेगी। धरती को देखना है तो धरती से दूर जाना पड़ेगा। समझ गए। तो प्लानिटरी परेड में यूजुअली 5 से 7 मेजर प्लैनेट्स होते हैं, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। इनर प्लैनेट्स मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। इनकी स्पेसिफिक पोजीशन, बट आप अब धरती से देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि धरती इसमें इंक्लूडेड नहीं रहती। ठीक है। 2004 में एक मेजर प्लानिटरी परेड देखा गया था जिसमें मरकुरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न एक लाइन में अलाइन थे। ये इवेंट बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया और स्काई वॉचिंग कम्युनिटी में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिली। 2016-17 में, 16 में भी ऐसा एक इवेंट देखने को मिला, प्लानिटरी परेड। तो लिख लो, 2004 में एक परेड हुआ था, 2016-17 में परेड हुआ था, 2022 में हुआ था। ठीक है। और 2040 बोल रहे हैं तो अब 2040 में देखने को मिल सकता है। समझ गए आप प्लानिटरी परेड क्या है। कि एक लाइन में दिखाई देता है, ये सुबह या शाम के टाइम पर काफी अच्छे से देखने को मिल सकता है, तो लिख सकते हो आप मॉर्निंग या इवनिंग में ये अच्छा दिखाई दे देता है। ठीक है। समझ गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, देख लेते हैं क्या है भाई ये। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 जो है, ब्रिटिश के द्वारा जो है वो लागू किया गया था ये कानून, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए और पॉलिटिकल डिसेंट को सप्रेस करने के लिए, तो यानी कि राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए। देखो क्या है ये, मैं समझा देता हूं पहले आपको। मेन पर्पस इस कानून का ये था, टू रेगुलेट द पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामास, प्लेज एंड अदर थियोरिटिकल परफॉर्मेंस। ड्रामेटिक के नाम से आपको लगेगा अरे यार क्या है ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। आपको याद हो तो हमारे यहाँ पे लोग, पहले टीवी वगैरह नहीं हुआ करती थी, एंटरटेनमेंट का ज्यादा कोई सोर्स नहीं हुआ करता था, तो रामलीला चलती थी, है कि नहीं, मैदान में ऐसे इवेंट्स होते थे जहां पर इवेंट्स करके जो आर्टिस्ट थे वो बताते थे कि देखो ये ब्रिटिशर्स कितनी गलत हरकत कर रहे हैं, क्योंकि पिक्चर लोगों को आसानी से समझ में आती है। लोगों को बोलो किताब पढ़ो तो लोग फेंक देंगे, बोले यार हमें नहीं पढ़ना, आम आदमी है ना वो। आम आदमी थोड़ा ना पढ़ता किताब, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी हेडलाइन सिर्फ, डिटेल में नहीं। आप लोगों की तरह नहीं, आप लोग आर्टिकल्स पढ़ते हो। आम आदमी हेडलाइन देखता है बस, क्योंकि आम आदमी को एंटरटेनमेंट चाहिए। वो ये वाली न्यूज़ नहीं देखेगा कि इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या चल रहा है, एवलांच की प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, वो ये नहीं देखेगा। जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो ये नहीं देखेगा कि मैटरनिटी इशू है, क्योंकि वो आप लोग देखते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी करो। वो देखेगा अरे यार वो ट्रक वाले ने कुचल दिया एक साइकिल को, साइकिल वाले को नहीं, साइकिल को, साइकिल को बहुत हानि पहुंची। देखने में लग रहा था कि साइकिल वाले की मौत हो जाएगी, बट साइकिल वाले ने छलांग मार के ट्रक के ऊपर जो है वो खड़ा हो गया। और ये नजरिया बहुत शानदार देखने, फिर इसके बारे में वीडियो सर्च करेगा। ये है आम आदमी की सोच। चलो, तो अब आप समझ गए ना ये ड्रामेटिक एक्ट क्या है। लोग ड्रामा करके जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहे थे, लोगों को, जनता को बता रहे थे कि देखो ये ब्रिटिशर कितना गलत कर रहा है हमारे साथ, तो ऐसे ड्रामा को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ये लेकर आए कानून, दैट्स इट। तो लिख लोगे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876। ठीक है। तो देखो ये बैन कर दिया इस कानून ने परफॉर्मेंस को, वेरियस जो डिफेमेटरी हो, सेडिशियस हो, देशद्रोही हो। फिर ये एक्ट को जो है वो हटा दिया गया था 2018 में, कि भाई पुराने जो कॉलोनियल समय के जो कानून है उसको हटाओ। तो इसलिए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 है, थोड़ा ध्यान में रखना है। उसी से रिलेटेड ऐसे ही है, कॉलोनियल लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है मेंस का, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की, 120 वर्ड्स में। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था। आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, मजा आया है आज के टॉपिक को कवर अप करके। चलो, ये ज्ञान सर है, ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, साइन ऑफ करता हूं। जय हिंद, जय श्री महाकाल।